बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है, क्या हाल रहने वाला है मौसम का, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं हम आपको। सबसे पहले आज जो खबर हमें मिल रही है पश्चिमी राजस्थान से, अधिकतर जगह चल सकती है भयंकर लू, ऐसी खबर मिल रही है पश्चिमी राजस्थान से, यानी काफ़ी भयंकर लू चल सकती है। वहाँ पूर्वी राजस्थान से खबर मिल रही है अनेक जगह भयंकर लू के आसार हैं, यानी गर्मी जो है वो काफ़ी है राजस्थान में। और पंजाब की बात करें तो कुछ हिस्सों में भयंकर लू का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है, पंजाब से खबर मिल रही है। अगली खबर हमें मिल रही है हरियाणा से, कुछ जगह भयंकर लू की संभावना है, ऐसी खबर हमें हरियाणा से मिल रही है। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां रात के समय रहेगी गर्मी, ऐसी खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिल रही है। तो ये तो थी आज की 5 बड़ी खबरें। अब नज़र डाल लेते हैं गर्मी अपडेट पे, यानी कि गर्मी के मद्देनज़र क्या क्या चेतावनी जारी की गई है, कहाँ आपको सावधानी बरतनी है। ये जो आप पीछे मैप देख रहे हैं, इसके ज़रिए हम आपको तमाम राज्यों में गर्मी की स्थिति के बारे में बताते हैं कि कहाँ आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। आप देखें जो ऑरेंज कलर में आपको राज्य दिखाए जा रहे हैं, यानी कि गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और श्रीनगर, यहाँ पर गर्म हवाएँ चल सकती हैं। साथ ही आप देखें लू चल सकती है। ये जो गुजरात और मध्य महाराष्ट्र का जो इलाका है, यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसी जो ये राज्य है यहाँ पर आपको सावधान रहना है। और साथ ही हम आपको ये बता दें कि असम में भी जो है काफ़ी गर्मी रहेगी, तो वहाँ पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। मौसम अलर्ट की अब बात कर लेते हैं। तो मौसम अलर्ट में हम आपको बताएंगे कि किन किन राज्यों में मौसम के मद्देनज़र आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, कहाँ पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, किन किन राज्यों में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे और इस मैप के ज़रिए ही बताएंगे। तो आप देखें कि असम और मेघालय में भारी बारिश हो सकती है, तो ये चेतावनी जारी की गई है, आपको बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही पूर्वोत्तर के अन्य राज्य जो हैं वहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतर दक्षिण कर्नाटक, भीतर उत्तर कर्नाटक है, तेलंगाना है, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। साथ ही जो बाकी के जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन खासतौर पर झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, तो आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान का, यानी अगले 24 से 48 घंटों में मौसम जो है वो कैसा रहने वाला है, मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। साथ ही हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित आप देखें तो यहाँ बरसात नहीं है, यानी यहाँ बरसात अगले 24 से 48 घंटों में नहीं होगी। तो लगातार हम आपको इस मैप के जरिए जो है बता रहे हैं कि कहाँ पर बारिश हो सकती है और कहाँ बारिश नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, गांगेय पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये वो राज्य जहाँ कहीं कहीं बारिश होगी। और साथ ही त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये वो राज्य जहाँ कई जगह बरसात हो सकती है, पूर्वोत्तर के ये वो राज्य है। आगे बढ़ते हैं और आपको हम बता देते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और भीतरी उत्तर कर्नाटक, यहाँ पर जो है कई जगह बरसात हो सकती है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक में अनेक स्थानों पर बारिश होगी, तो लगातार हम आपको बता रहे हैं। और तटीय कर्नाटक में भी अनेक स्थानों पर बारिश है। केरल में अधिकतर जगह बरसात होगी और अंडमान निकोबार में भी और लक्षद्वीप में भी अधिकतर जगहों पर बरसात रहेगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही अगर हम बात करें गुजरात, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान की, तो यहां पर बरसात नहीं होगी अगले 24 से 48 घंटों में। तो ये तो था मौसम का पूर्वानुमान। और अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में किन किन राज्यों में बारिश दर्ज की गई है, उस पर नजर डाल लेते हैं। आप देखें हरियाणा,
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। हरियाणा में जो है काफ़ी तेज़ गर्म हवाएं चली हैं। पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में बारिश हुई है। तो ये हम आपको पिछले 24 घंटों का मौसम का हाल बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है इन राज्यों में। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बता देते हैं कि ओडिशा, झारखंड, बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, साथ ही अगर आप पूर्वोत्तर के राज्य देखें, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। साथ ही आगे बढ़े, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी उत्तर कर्नाटक और तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, ये और साथ ही अंडमान और निकोबार आप देखें तो ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश यानी भारी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात, दमन दीव, अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है। और हम आपको बता दें कि गुजरात में गर्म हवाएं चली हैं यानी काफ़ी लू चली है। पिछले 24 घंटों का कुछ ऐसी मौसम की चाल रही है इन राज्यों में। तो ये तो हमने देखा कि पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल कैसी रही है तमाम राज्यों में। और फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस सेगमेंट में, इस हिस्से में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान। देश के तमाम राज्यों में क्या स्थिति है अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, वो हम बताएंगे आपको तापमान का हाल में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान से। तो आप देखें कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, लेह लद्दाख, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान जो है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। और आगे बढ़े, अगर अब हम बात करें पूर्वोत्तर के राज्यों की, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, वो राज्य जहां पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो लगातार अधिकतम तापमान हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आप देखें, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये वो राज्य हैं पूर्वोत्तर के जहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है इन राज्यों में। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं तेलंगाना और रायलसीमा का हाल। तो तेलंगाना और रायलसीमा में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। और आगे बढ़े, बात कर लेते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी की। तो यहाँ पर जो है अधिकतम तापमान वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। तो कुछ अधिकतम तापमान की स्थिति इस तरीके की रही है। मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस आप देखें अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है इन राज्यों में। आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं गुजरात, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान पर। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी अच्छी खासी गर्मी जो है वो इन राज्यों में पड़ रही है। ज़्यादा तापमान जो है वो बढ़ गया है। और सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में दर्ज किया गया है, 48.0 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिकतम स्तर पर रहा है राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान। अब बात न्यूनतम तापमान की, तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और गिलगित से। तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। इन राज्यों में हम न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं न्यूनतम तापमान पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। गर्मी काफ़ी बढ़ रही है तो न्यूनतम तापमान भी जो है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और आप देखें, हम अगर बात करें ओडिशा की, पूर्वोत्तर के राज्य हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान सामान्य की तुलना में जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3
3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। लगातार हम आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। विदर्भ और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो आप देखें कि यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और कच्छ और सौराष्ट्र की अगर बात करें तो आप देखें कि यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान की स्थिति लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे न्यूनतम स्तर पर बिहार के डेहरी में 18.5 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान वो सबसे न्यूनतम स्तर पर दर्ज किया गया है। तो ये तो देखा आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। अब देख लेते हैं देश के अन्य राज्यों में तापमान की क्या स्थिति है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, यानी देश के प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता कैसी है, कितनी साफ है वायु वहाँ की और कितनी प्रदूषित है। और सूचकांक के जरिए हम आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता का हाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से 269 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है देश की राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता। और अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो 162 गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है लखनऊ की वायु गुणवत्ता। और पटना की अगर हम बात करें, बिहार की राजधानी पटना की 139 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है पटना की वायु गुणवत्ता। और अगर हम बात करें पुणे की 121 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, संतोषजनक श्रेणी में रही है पटना की वायु गुणवत्ता। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अब मुंबई की बात करें तो 117 गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में रही है मुंबई की भी वायु गुणवत्ता, हम आपको दिखा रहे हैं। और अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो 111 गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता। और हैदराबाद की बात करें तो 81 गुणवत्ता सूचकांक आप देख सकते हैं अच्छी श्रेणी में रही है हैदराबाद की वायु गुणवत्ता, यानी काफ़ी साफ वायु रही है वहाँ की। और बेंगलुरु की बात करें तो 77 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, वो भी अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता।
कोलकाता की बात करें, 70 गुणवत्ता सूचकांक, अच्छी श्रेणी में वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। कोलकाता की काफी साफ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। तो ये तो हमने देखा वायु गुणवत्ता का हाल, और अब देख लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान, यानी देश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वहां का मौसम तापमान कैसा रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। आप देखें, शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, धूप और बादल कुछ ऐसा मौसम रहेगा। रविवार और सोमवार को यहाँ पर चटक धूप खिली रहेगी। और अगर हम बात करें तापमान की, तो अधिकतम तापमान आप देखें 21 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम 11 पर रहेगा, यानी चारों ही दिन लगातार जो तापमान की स्थिति है अधिकतम और न्यूनतम वो लगातार एक सी बनी रहेगी। और अब बात हिमाचल प्रदेश के शिमला की, आप देखें शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन यहाँ पर जो है चटक धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान आप देखें 18 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में रहेगा। यानी शिमला में जो मौसम है वो थोड़ा गर्म सा रहेगा, कुछ तापमान की जो स्थिति है वो ये बता रही है। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान हिमाचल प्रदेश के शिमला का। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। नैनीताल में आप देखें कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार तीनों ही दिन मौसम खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, और सोमवार को जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा। अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान आप देखें लगातार चारों ही दिन 20 डिग्री पर बना रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान उत्तराखंड के नैनीताल का। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी की। तो झांसी में आप देखें कि शुक्रवार से लेकर रविवार तक तीनों ही दिन गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेगी, यानी भयंकर गर्मी रहेगी। और सोमवार को यहाँ पर चटक धूप खिली रहेगी, काफ़ी तेज़ धूप रहेगी, और अधिकतम तापमान आप देखें 44 डिग्री से 46 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री से 31 डिग्री के बीच में रहेगा। यानी झांसी में जो है अच्छी खासी गर्मी रहने वाली है, लू चलेंगी। इस बात का आप बेहद ख्याल रखें, गर्मी से बचे रहें। बिहार के बोधगया की अगर हम बात करें, यहाँ का मौसम तापमान देखें तो आप देखें कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर जो मौसम है चारों ही दिन वो मिला जुला रहेगा, यानी धूप भी रहेगी, थोड़े बादल भी हो सकते हैं, और अधिकतम तापमान 36 डिग्री से 38 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान आप देखें 25 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में बोधगया का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है मौसम और तापमान बोधगया का। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के जोधपुर शहर की। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो चारों ही दिन शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन यहाँ गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेगी, बेहद गर्मी रहेगी। अधिकतम तापमान आप देखें 46 डिग्री से 47 डिग्री के बीच में, यानी अच्छी खासी गर्मी रहेगी जोधपुर में, और न्यूनतम तापमान जो है वो 31 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में रहेगा। तो जोधपुर में अच्छी खासी गर्मी रहेगी, तो बेहद ख्याल रखें, आप गर्मी से बचकर रहें। और मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर की। तो यहाँ पर भी आप देखें मौसम का हाल कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन यहाँ पर भी जो है लू चलेंगी, गर्म हवाएं चलेंगी, और अधिकतम तापमान जो है वो 45 डिग्री से 46 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी 31 डिग्री से 32 डिग्री के बीच में। तो खजुराहो का मौसम और तापमान जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो का कुछ इस तरीके का रहने वाला है, गर्मी रहने वाली है अच्छी खासी। और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखें कि शुक्रवार को यहाँ पर बारिश रहेगी, मौसम अच्छा रहेगा, और शनिवार से लेकर सोमवार तक जो है यहाँ पर तीनों ही दिन मौसम मिला जुला रहेगा, यानी थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 39 डिग्री से 41 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो 28 से 29 के बीच में रहेगा विजयवाड़ा का। तो कुछ ऐसा रहने वाला है विजयवाड़ा का मौसम और तापमान। और अब बात कर लेते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की। आप देखें हैदराबाद में शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़े धूप थोड़े बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान की बात करें तो 37 डिग्री से 39 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में जो है वो हैदराबाद का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा रहने वाला है हैदराबाद का मौसम और तापमान। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की। औरंगाबाद शहर की अगर हम बात करें तो आप देखें शुक्रवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा। अगर शनिवार, रविवार और सोमवार की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी रहेगी, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री के बीच में और न्यूनतम आप देखें 26 से 28 डिग्री के बीच में रहेगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का कुछ ऐसा रहने वाला है मौसम और तापमान। तो ये तो हमने बात करी देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के मौसम और तापमान की। और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। खेती बाड़ी में इस समय जो है अगर आप देखें कि रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग है वो अंधाधुंध किया जा रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी कमज़ोर हो रही है और मिट्टी के सुधार और फसलों के प्राकृतिक पोषण पर जो है वो विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में हरी खाद जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज बात खेती किसानी में हरी खाद की।
हरी खाद के रूप में दलहनी फसलों का जवाब नहीं है। हालांकि कुछ गैर दलहनी फसलों को भी इस काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। हरी खाद के लिए इन फसलों को बढ़वार के समय ही पलटकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और उत्पादकता दोनों में इजाफा होता है। दलहनी फसलें इसलिए बेहतरीन हरी खाद हैं क्योंकि इनकी जड़ ग्रंथियों में मौजूद सहजीवी जीवाणु वातावरण की नाइट्रोजन को सोखकर मिट्टी में पहुंचा देती है। ये नाइट्रोजन अगली मुख्य फसल को प्राकृतिक पोषण देने का काम करती है। दलहनी फसलों में उड़द, मूंग, अरहर, चना, मसूर, मटर, लोबिया, मोठ ऐसी हैं जिन्हें आप हरी खाद के लिए बो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फसल ऐसी होनी चाहिए जिसका तना, शाखाएं और पत्तियां कोमल और अधिक संख्या में हों। ये कोमल फसलें मिट्टी में जल्दी अपघटित होकर खाद बन जाती हैं। साथ ही अधिक से अधिक जीवांश और नाइट्रोजन उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा हरी खाद की फसलें मूसला जड़ों वाली हों, सूखा अवरोधी और जल भराव को सहन करने वाली किस्मों का चुनाव करेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। सनई या ढैंचे को बोने के लिए 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की जरूरत पड़ती है। खाद बनने के बाद ये 50-60 किलोग्राम नाइट्रोजन मिट्टी को प्रदान करेंगे। बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में जरूर भिगो दें। ऐसा करने से बीज जल्दी अंकुरित होता है और बढ़वार जल्दी शुरू हो जाती है। बुआई के 35-40 दिन में ये फसलें खाद के लिए तैयार हो जाती हैं। खरीफ में धान की रोपाई के समय को ध्यान में रखते हुए किसान ढैंचा, सनई और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे बैंगन की। बैंगन की बुआई के लिए ये समय, ये मौसम बेहद अनुकूल है। ऐसे मौसम में बैंगन की बुआई की जा सकती है, लेकिन बुआई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और कीटों से अपनी फसल को कैसे बचाना है, देखिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो आप हमारा ये कार्यक्रम मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि हम आपको जो ये QR कोड दिखा रहे हैं उसको आपको स्कैन करना होगा और आप मौसम खबर YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
भारत के आम चुनाव भारत के लोकतंत्र का उत्सव है। इनमें हर नागरिक को शामिल होना चाहिए। जी हाँ, चाहे आप देश से बाहर रह रहे हों और एक ओवरसीज इंडियन हो। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं, आपकी उम्र 18 साल की है, भारत में बतौर मतदाता रजिस्टर होने के योग्य हैं, तो आप वोट दे सकते हैं। अप्लाई करने के लिए फॉर्म 6A का प्रयोग करें। फॉर्म 6A आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 6A की 2 कॉपीज के साथ अटैच करें लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो, आपके पासपोर्ट की एक कॉपी, आपके वीजा की एक कॉपी। ये सब डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। याद रखें, ओवरसीज इंडियंस किसी भी समय ओवरसीज इलेक्टर्स के तौर पर वोट देने के लिए आवेदन कर सकते हैं, पर उन्हें वोट देने के लिए भारत आना होगा। आप अप्लाई कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, डाक से या ऑनलाइन भी। अप्लाई करने के बाद आपके आवेदन की समीक्षा की जाएगी। ब्लॉक लेवल ऑफिसर आपके पासपोर्ट पर डे पते पर जाएंगे उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने जो आपने सबमिट किए हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति न हुई तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मतदाता सूची में आपका नाम शामिल करने का आदेश जारी कर सकता है। आपका आवेदन क्लियर होने के बाद आपको सूचित किया जाएगा डाक से और SMS से। आप वेबसाइट पर मतदाता सूचियों को भी चेक कर सकते हैं ओवरसीज इलेक्टर्स सेक्शन में। आपके पासपोर्ट पर आपका पता सही अपडेट होना चाहिए। मतदाता सूची में किसी भी गलती को ठीक करवाने के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल करें। ओवरसीज इलेक्टर्स को एपिक की जरूरत नहीं होती। आप जिस चुनाव क्षेत्र में रजिस्टर्ड हैं, जब आप वहां व्यक्तिगत रूप से वोट करने जाएंगे, आपका पासपोर्ट ही आपकी पहचान होगा। तो फिर देर किस बात की, अपने देश आइए और वोट कीजिए। ये एक हक है, ये एक विशेषाधिकार है, ये एक कर्तव्य है किसी भी गौरवशाली भारतीय नागरिक का। और अधिक जानकारी के लिए voters.eci.gov.in पर लॉगिन करें। वो कोई साधारण राक्षस नहीं है, वो वानर साम्राज्य का अंत करने के लिए आए हैं। मैंने तो सुना था कि आप दोनों भूत हो, पर भूतों वाले लक्षण तो दिखाई नहीं देते। अरे हम राक्षस है, राक्षस। अंजनी, अंजनी, क्या हुआ स्वामी? मुझे महादेव शिव के दर्शन हुए। तो उन्होंने कुछ निर्देश दिया क्या? हाँ देवी, उन्होंने हनुमान की शिक्षा का निर्देश दिया। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। DD किसान, बदलते भारत की शान।